लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। पूरे दुनिया की सांस अटकी हुई है सिर्फ एक 39 किलोमीटर के एरिया से। यह वो जगह है जहां से दुनिया भर की गाड़ियों को तेल और चूल्हों को गैस मिलती है। अरब के रेगिस्तान से और ईरान की उबड़ खाबड़ जमीन के बीच से निकलने वाले इस रास्ते को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत में सिलेंडर को लेकर जो हाहाकार मचा, उसके पीछे भी यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया की 25% ऑयल और 1/3 समुद्री LNG इसी रास्ते से गुजरती है। ये वो एनर्जी सुपर हाईवे है जहां हर टाइम बड़े टैंकरों की लाइनें लगी रहती हैं। आज ये पूरा रास्ता ईरान ने रोक रखा है। घरों की गैस और गाड़ियों का तेल दोनों ही इस रोक से महंगे हो रहे हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। आखिर कितना पुराना है ये रास्ता? जब दुनिया के पास तेल नहीं था तब इस रास्ते पर क्या होता था और कैसे पेट्रोलियम और गैस ने इसे दुनिया की रीढ़ बना दिया। ये सब जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को जोड़ने वाला एक अकेला समुद्री रास्ता है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। अपने सबसे सकरे पॉइंट पर यह सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ये ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल ऑयल यहाँ से फ्लो होता है। इसके साथ ही कतर से हीलियम, ओमान और सऊदी से फर्टिलाइजर, अमीरात से प्लास्टिक, कच्चे माल जैसी चीज़ें यहाँ से सप्लाई होती हैं। खास तौर पर चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियन कंट्रीज़ की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से इस रास्ते पर टिकी हुई है। यही वजह है कि जैसे ही ईरान ने इस साल इस रास्ते को बंद किया, इंडिया में गैस को लेकर दिक्कतें होनी शुरू हो गई। सिलेंडर महंगा हो गया, जगह जगह लंबी लाइंस दिखने लगी। कुछ होटल्स भी बंद हो गए कुछ दिनों के लिए। वजह यह है कि इस रास्ते से इंडिया के टोटल इंपोर्ट का लगभग 35 से 40% और LNG का 50% से ज़्यादा हिस्सा आता है। इनफैक्ट सऊदी, इराक और कुवैत से भी जो चीज़ें आती हैं वो भी इसी रास्ते पर डिपेंडेंट है, जो कि फिलहाल अभी बंद रहा है। भारत हर दिन लगभग 55 लाख बैरल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है, जिसमें से 20 लाख बैरल सीधे इस स्ट्रेट से होकर गुजरता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इतिहास इस तेल की क्राइसिस के इतिहास से भी काफ़ी पुराना है। जब यहाँ तेल नहीं मिलता था तब भी इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी आज के मिसाइल हमलों या ड्रोन के खतरों से नहीं, बल्कि उस वक्त से होती है जब दुनिया कच्चे तेल की अहमियत से भी अनजान थी। हिस्टोरियंस बताते हैं कि हॉर्मुज नाम की जड़ें प्राचीन फारसी पौराणिक कथाओं और जरथ्रोस्टियन संस्कृति की गहराइयों में छिपी हैं। प्रोफेसर रुडोल्फ मैथी अपनी रिसर्च में बताते हैं कि हॉर्मुज शब्द शायद अहूरा मजदा से मोटिवेटेड है, जो ज्ञान, प्रकाश और अच्छाई के देवता माने जाते थे। वहीं लोकल लोक कथाओं में इसे हुरमोग यानी खजूरों की जगह भी कहा गया है। 13वीं से 16वीं शताब्दी के गोल्डन टाइम में हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं था, बल्कि इसे ओरिएंट का मोती और दुनिया का जूल कहा जाता था। यह एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन बंदरगाह था जहां भारत के मसाले, चाइना का बेशकीमती रेशम, अरब के नस्ली घोड़े और फारस की खाड़ी के चमकदार मोती एक दूसरे से मिलते थे। उस दौर के यात्रियों और व्यापारियों ने लिखा है कि अगर पूरी दुनिया एक अंगूठी होती तो हॉर्मुज बिना शक उसका सबसे कीमती नगीना होता। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों कि जहां बेशुमार दौलत और स्ट्रेटेजिक ताकत होती है, वहां कुछ लोगों की बुरी नज़र सबसे पहले पड़ती है। 16वीं सदी की शुरुआत से ही यूरोप में समुद्र पर वर्चस्व की जंग शुरू हुई। पुर्तगाली खोजकर्ता और क्रूर कमांडर अल्फांसो डी अल्बकुर्क पर्शियन गल्फ पहुंचा। अल्बकुर्क वही आदमी है जिसने भारत में गोवा पर कब्जा किया था। अल्बकुर्क अफ्रीका के किनारों से होते हुए हिंद महासागर के एरिया तक पुर्तगाल का कब्जा चाहता था। इसी कड़ी में उसकी नज़र गई हॉर्मुज की सकरी पट्टी पर। जल्दी ही उसको समझ आया कि हॉर्मुज पर कब्जा यानी पूरे ईस्ट के ट्रेड पर कंट्रोल। इसीलिए साल 1507 में अल्बकुर्क ने अचानक हॉर्मुज आइलैंड पर अटैक कर दिया और यहाँ पर आवर लेडी ऑफ द कॉन्सेप्शन नाम का एक बेहद मजबूत किला खड़ा किया। आज इसे फोर्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगाल ने यहाँ कार्टेज सिस्टम लागू किया। ये एक तरह की समुद्री प्रोटेक्शन मनी थी। माने अगर किसी भी लोकल जहाज को यहाँ से गुजरना है तो उसे पुर्तगालियों से लाइसेंस खरीदना होगा
और अच्छा खासा टैक्स देना होगा, नहीं तो उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया जाएगा। पुर्तगाल का ये रूल यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक और वायलेंट था। पुर्तगाली शासन ने लोगों के मन में वेस्टर्न लोगों के लिए वो नफरत पैदा की जो आज भी ईरान की फॉरेन पॉलिसी में दिखती है। पुर्तगालियों का ये मोनोपोली लगभग 100 सालों तक चली, लेकिन 1622 में फिर से एक बदलाव आया। पर्शिया के राजा शाह अब्बास प्रथम ने फील किया कि पुर्तगालियों को हटाने के लिए उन्हें किसी समुद्री ताकत से मदद लेनी होगी। इसी सोच के साथ एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। सफाविद साम्राज्य और उभरती हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक हो गए। ये बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन था। एक तरफ जमीन की ताकत थी और दूसरी तरफ समुद्र की ताकत। इन दोनों ने मिलकर पुर्तगालियों को होर्मुज से भगा दिया। लेकिन सवाल है दोस्तों कि क्या इस जीत ने होर्मुज और सफाविदों की राह आसान की? जवाब है नहीं। ये जीत उस नए कॉलोनियल टाइम की शुरुआत थी जहां पर डिप्लोमेसी और कंट्रोल का खेल चलने लगा। अंग्रेजों ने शाह की मदद के बदले कई शर्तें रखी। इन शर्तों ने धीरे धीरे पूरे खाड़ी एरिया को लंदन के इनडायरेक्ट कंट्रोल में ला दिया। जैसे कि एक शर्त यह थी कि लोकल रूलर अपनी नावों पर एक लाल झंडा लगाएंगे जिससे ब्रिटिश नेवी उनकी पहचान कर सके। इसका मतलब था कि ब्रिटिश नेवी को किसी भी लोकल जहाज को रोकने और उसकी तलाशी लेने का कानूनन अधिकार मिल गया। ऐसे ही एक रूल ये भी था कि खाड़ी के शासक ब्रिटिश सरकार की परमिशन के बिना अपनी जमीन का एक भी टुकड़ा किसी दूसरी विदेशी ताकत को नहीं बेचेंगे, ना ही किराए पर देंगे। इस तरह के नियमों से ब्रिटेन हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहता था। यहीं से एक हिस्टोरिकल पैटर्न सेट हुआ। जो भी ताकत हॉर्मुज के गले पर हाथ रखेगी वही दुनिया की अगली सुपर पावर कहलाएगी। अपने इन्हीं नियमों के चलते 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने यहाँ अपना पूरा दबदबा बनाए रखा। लेकिन तब तक उन्हें नहीं पता था कि इसी समुद्र में एक ऐसा ब्लैक गोल्ड छिपा है जो फ्यूचर में कोयले, मसालों और मोतियों से भी 1000 गुना ज़्यादा कीमती साबित होगा। 20वीं सदी की शुरुआत हुई और 1908 में ईरान की सूखी धरती से ब्लैक गोल्ड यानी तेल निकलने लगा। इस खोज से ही अचानक ये सकरा रास्ता मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा का सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन बन गया। ब्रिटिश कंट्रोल वाली एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर अपनी मजबूत पकड़ कर ली। लेकिन सब कुछ ब्रिटेन के कहे मुताबिक भी नहीं हुआ। 1908 से लेकर 1950 के दशक तक ब्रिटेन इस कंपनी से अपना फ़ायदा उठाता रहा, लेकिन इसका नुकसान ईरान के लोकल लोग उठा रहे थे। इसीलिए 1951 में ईरान के बेहद मजबूत पीएम मोहम्मद मोसादेक ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान का तेल सबसे पहले ईरान के लोगों का है। ब्रिटिश सरकार के लिए ये सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान नहीं था, बल्कि इसे अंग्रेज़ों ने अपने ईगो पर ले लिया। दुनिया को कंट्रोल करने वाली एक ताकत को किसी एक छोटी ताकत ने आंख दिखाने की कोशिश की थी। इसीलिए ब्रिटेन ने सीधे युद्ध छेड़ने की बजाय हॉर्मुज का वही सदियों पुराना गला घोंटने वाला दांव चला। रॉयल नेवी की हेल्प से अबादान पोर्ट की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई। ईरानी तेल टैंकरों के निकलने पर बैन लगा दिया गया ताकि ईरान की इकोनॉमी को घुटनों पर लाया जा सके। मोसादेक का लॉजिक यहाँ पे बहुत ही बेसिक था। वो सवाल करते थे कि अगर रिसोर्सेज हमारे हैं तो वेस्टर्न कंपनीज हमारे ही पैसे का बहुत छोटा ही हिस्सा हमें क्यों दे रही हैं। उनके लिए ये लड़ाई रेवेन्यू की लड़ाई नहीं थी, उनके लिए ये लड़ाई देश के आत्मसम्मान और नेशनल सॉवरेनिटी की थी। लेकिन अफसोस ये है कि 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ऑपरेशन एजैक्स को अंजाम दिया। मोसादेक को हटाकर जेल भेज दिया गया और शाह को फिर से एक निरंकुश तानाशाह की तरह गद्दी पर बिठाया गया ताकि वेस्ट को सस्ता और बिना दिक्कत के तेल मिलता रहे। इसके बाद कई दशकों तक ऑयल का ये खेल वेस्ट की शर्तों पर चलता रहा। लेकिन मोसादेक के साथ जो हुआ था उसका जख्म लोगों के मन में अभी भी था। फिर 1979 में आपको पता ही है कि ईरानी क्रांति ने मिडिल ईस्ट और हॉर्मुज को पूरी तरह से बदल दिया। इस क्रांति से अयातुल्ला खुमैनी ने ईरान की सत्ता संभाली और एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक की नींव डाली। इस क्रांति से जो ईरान अमेरिका का दोस्त हुआ करता था वो रातों रात उसका दुश्मन बन गया। ईरान ने इसके बाद डिक्लेयर किया कि अब हॉर्मुज का कंट्रोल केवल उसके हाथों में होगा। डेथ टू अमेरिका के नारों के बीच ये सकरा समुद्री रास्ता अब दुनिया को डराने का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लीवर बन चुका था। इसके ठीक बाद शुरू होता है ईरान इराक युद्ध, जिसने साबित कर दिया कि हॉर्मुज का पानी कितनी आसानी से लाल हो सकता है। इसका सबूत मिलता है 1984 के टैंकर युद्ध से। 1984 में टैंकर युद्ध शुरू हुआ।
ये युद्ध इराक वर्सेस ईरान था, यानी सद्दाम हुसैन वर्सेस खोमैनी। सद्दाम हुसैन और अयातुल्ला खोमैनी दोनों को पता था कि सामने सामने की जंग में जीतना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे की आर्थिक रीढ़, तेल की सप्लाई, इस पर हमला करना शुरू किया। ईरान ने होर्मुज की गहराई में हजारों समुद्री माइंस बिछा दी और अपनी छोटी फुर्तीली स्पीड बोट्स के जरिए मर्चेंट टैंकरों पर इन्होंने गोरिल्ला हमले तेज कर दिए। हालत जो आज आप देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा खराब हो गए थे। लगने लगा था कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई ही रुक जाएगी। इसी खतरे को रोकने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल शुरू किया। इसके तहत यूएस ने कुवैत के तेल टैंकरों को अपने वॉरशिप से स्कॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका के लिए भी सब कुछ आसान नहीं होने वाला था। अप्रैल 1988 में अमेरिकी युद्धपोत USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स एक ईरानी खदान से टकरा गया और लगभग 2 टुकड़ों में बट गया। इसका बदला लेते हुए फिर अमेरिका ने ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस चलाया। उस एक दिन की लड़ाई में अमेरिका ने मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल करके ईरानी नौसेना के लगभग आधे बेड़े को समुद्र में दफन कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी नेवल बैटल थी। लेकिन इस संघर्ष का सबसे ज़्यादा जो इमोशनल मोमेंट था वो था 3 जुलाई 1988। 3 जुलाई 1988 को अमेरिकी गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS विंसन ने अपने रडार पर एक टारगेट देखा। एक कन्फ्यूजन हुई और इस कन्फ्यूजन में एक हमलावर F-14 लड़ाकू विमान इसे मान लिया गया। उन्होंने 2 मिसाइलें दागी, लेकिन हकीकत में वो कोई लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि ईरान एयर की फ्लाइट 655 थी। इस जहाज़ में 290 लोग सवार थे, इसमें 66 छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये सब पल भर में ही आसमान में ही राख हो गए। अमेरिका ने इसे एक बहुत ही बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी बताया, ह्यूमन मिस्टेक बताया, लेकिन ईरानियों के लिए ये एक सोची समझी क्रूरता थी जो अमेरिका ने की थी। आज भी जब तेहरान में होर्मुज को बंद करने के डिस्कशंस होते हैं तो फ्लाइट 655 का गुस्सा और प्रेइंग मैंटिस की इस गलती का जख्म ताज़ा हो जाता है। खैर, दशकों बीत गए लेकिन होर्मुज का ये इस्तेमाल कभी बंद नहीं हुआ। 2012 से 2024 के बीच जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सैंक्शन लगाने की बात की, ईरान का हमेशा टिपिकल जवाब था, अगर हम तेल नहीं बेच पाएंगे तो कोई और भी तेल नहीं बेच पाएगा। ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बार बार अपनी ताकत भी दिखाई है। कभी 2015 में जब माइकर्स टाइग्रिस जहाज़ को बीच में रोक दिया गया, या 2019 में जब ब्रिटिश टैंकर स्टेना एम्पेरो को अपने हेलीकॉप्टरों से घेर कर जब्त कर लिया गया। ईरान की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, सही है या गलत है उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। उसकी स्ट्रेटजी है कि उसे अमेरिका से सीधे जंग जीतने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे बस इतना इनस्टेबिलिटी का माहौल बनाना है कि समुद्री बीमा कंपनियां अपने प्रीमियम में कई गुना बढ़ोतरी कर दें और शिप कंपनीज खुद ब खुद यहाँ से गुजरना बंद कर दें। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर है जहां होर्मुज की ज्योग्राफी ईरान को कई बार बचा लेती है। अब जरा इस पूरी सिचुएशन को इंडिया की नज़रों से देखने की कोशिश कीजिएगा। हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और हमारे डेवलपमेंट का इंजन जो है वो क्रूड ऑयल पर चलता है। भारत अपनी ऑयल की रिक्वायरमेंट का 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्ट का भी लगभग 40% हिस्सा इसी छोटे से होर्मुज के रास्ते से आता है। हमारे लिए ये सी रूट केवल एक नक्शा नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमिक संप्रभुता की लाइफलाइन है। अगर यहाँ ट्रैफिक एक हफ्ते के लिए भी रुकता है तो भारत में महंगाई आसमान छूने लगेगी, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा और देश का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल करने में चैलेंज आएगा। अभी आपने देखा ही है कि कैसे गैस को लेकर पैनिक क्रिएट हुआ था। स्ट्रेटेजिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि भारत के पास अभी भी इस रास्ते का कोई पूरी तरह से विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि सऊदी अरब और यूएई ने लाल सागर तक जाने वाली कुछ पाइपलाइंस बनाई हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी दुनिया की डिमांड के सामने ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिकी इजरायली सटीक हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खोमेनी की हत्या हुई तो इतिहास का चक्का पूरी तरह से फिर से घूम गया। ईरान अब केवल धमकियां नहीं दे रहा है। जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनेई, उन्होंने पहले ही कहा है कि होर्मुज का दरवाज़ा अब दुश्मन के लिए हमेशा के लिए बंद है। 2 मार्च को IRGC ने इस पूरे एरिया को ऑपरेशनल रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। ओमान की खाड़ी में 60 से ज़्यादा अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स लाचार खड़े हैं। ये आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ईरान ने मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन्स, सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स और हज़ारों स्मार्ट माइंस का एक जाल बिछाया हुआ है जिसको आप पार करना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं है।
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का एक बयान आया था, जिन्होंने कहा कि हमारी नेवी फिलहाल इस आत्मघाती घेराबंदी को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस एक बयान ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। प्रोफेसर मैथी जैसे इतिहासकार मानते हैं कि तेल का ये जो स्ट्रगल है, ये भले ही पिछले एक सदी की देन हो, लेकिन होर्मुज की स्ट्रेटेजिक बिसात हज़ारों साल पुरानी ह्यूमन टेंडेंसीज पर बेस्ड है। यहाँ जो जंग लड़ी जा रही है वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं है, बल्कि वो इस वर्चस्व के लिए है कि आने वाले टाइम का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कौन तय करेगा। ईरान को पता है कि उसके पास परमाणु हथियार ना होने के बावजूद उसके पास दुनिया की एनर्जी नली को दबाने का स्विच है। दूसरी तरफ वेस्ट और उसके सपोर्टर्स का तर्क है कि दुनिया की जो एक सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा है, उसको किसी एक देश की सनक या कट्टरता का बंधक नहीं बनाया जा सकता। अब आपको क्या लगता है, इस क्राइसिस का अंत कैसे होगा? क्या फिर से 1988 की तरह ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस को दोहराया जाएगा, या फिर ये जो क्राइसिस है ये दुनिया को फॉसिल फ्यूल से हमेशा के लिए तौबा करने और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा? आज जब हम होर्मुज की हिस्ट्री को देखते हैं तो पुर्तगाली किलों की क्रूरता से लेकर मोसादेक के ऊपर अटैक तक और टैंकर युद्ध के धुएं से लेकर 2026 में जो कुछ भी हो रहा है उसकी हम कहानी देखते हैं। होर्मुज केवल ज्योग्राफी की एक पट्टी नहीं है, ये ह्यूमन क्रांतियों की, जुनून की और अस्तित्व की लड़ाई की एक कहानी भी है जो सदियों से समुद्र के खारे पानी में लिखी जा रही है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।